महादेवी वर्मा का हिमालय से 10th क्लास का है ये। हिमालय से इसकी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या के बाद में संदर्भ एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद वही संदर्भ होगा आपका, और फिर उसके बाद प्रसंग बदलता रहेगा। और काव्यगत सौंदर्य एक बार ध्यान दीजिएगा, काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखिएगा, और काव्यगत सौंदर्य में 4-5 पॉइंट जरूर लिखिएगा। जैसे भाषा कैसी है ना, भाषा शैली कैसी है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, गुण कौन सा है। अगर ये सब लिख दिए जाते तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय से। हे चिर महान यह स्वर्णिम छू श्वेत भाल वर्षा जाति रंगीन हास्यली बाना है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बताश पर रंगहीन तू हिम निधान। मैं सारा बताता चलूँगा आपको सीधे व्याख्या करते हुए। ठीक, पहले क्या होगा, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ, पद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी, या प्रस्तुत पद्यांश, कुछ भी लिखेंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित हिमालय से नामक शीर्षक से ली गई हैं, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है ना। प्रसंग में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता का वर्णन किया है। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है, हे हिमालय तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणें से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणें पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है। बर्फ की सुनहरी किरणें पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांध लिया हो। मतलब जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कई रंग आ जाते हैं। कई रंग आने के कारण ऐसा लगता है कि हिमालय ने कई उन हिम कणों पर, जो बर्फ के कण होते हैं, उन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कई रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हिमालय ने कई सारे दुपट्टे बांध लिए हों। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर को मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है। मतलब इन सब चीज़ों से हटा हुआ है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं। इन प्रकार की वस्तुएं से, जो आकर्षक वस्तुएं होती हैं, उनसे हिमालय को कोई भी अनुराग, कोई भी प्रेम नहीं है। काव्यगत सौंदर्य में कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता और वैराग्य का वर्णन किया गया है। मतलब वैराग्य बना बैठा हुआ है। उन्हें इन सब चीज़ों से, आकर्षक चीज़ों से जब बताया कि मंद मंद हवा चल रही है, इतने कलर्स, इतने रंग जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है दुपट्टा ओढ़े हुए है, बड़ी बड़ी जब किरणें पड़ रही हैं उसमें, तो बहुत ही सुंदर दृश्य मालूम दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से हिमालय को वैराग्य है, इन सब चीज़ों से अलग है। फिर भाषा सरल, सुबोध और खड़ी बोली है, यही सब में लिखेंगे, भाषा सरल, सुबोध और खड़ी बोली। अलंकार आपके हिसाब से होगा कि कौन सा अलंकार है, कैसा बना दिया गया है। देखिए कई चीज़ों में है तो उसको कैसा बना दिया गया है कि एक रूपक अलंकार साफ पता चला, मानवीकरण हो गया है ना। गुण माधुर्य है, रस शांत है। जब कोई प्राकृतिक दृश्य का वर्णन होता है तो रस शांत ही होता है। ठीक है। नव में गर्वित झुकता नशीस पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जात नत विश्व देख तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। अब देखिए यहाँ पर कवित्री कह रही है, हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया दोनों का। हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद से तुच्छ धूल को धारण कर किए हुए है। अपनी गोद में, अपने सबसे नीचे भाग में तेरे धूल है ना। संसार को अपने चरणों में झुका देख कर तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर सरिताओं के रूप में बना। मतलब कह रहा है कि संसार तेरे कदमों में झुका हुआ, तेरी गोद में झुका हुआ, जिसके कारण तू द्रवित हो जाता। द्रवित मतलब पिघल रहा है, और पिघल रहा है, पिघल कर और तेरा मतलब यूँ कहा जाए कि इतना द्रवित हो गया कि वो आंसू रूप में वो नदियाँ जो है बह उठती हैं, है ना। उन नदियों की, इसकी आंसुओं के जो नदियाँ जा रही हैं, तो बता रहा है कि उसके आंसू हिमालय के द्रवित हो गया है, तो उसके आंसू के रूप में नदियाँ बह उठी। हे हिमालय, तू अपने शरीर पर वज्र आघात को भी सहन कर विचलित नहीं होता। तुम इस प्रकार, तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। आगे देखिए, टूटी
है कब टूटी है तेरी कब समाधि। कह रहे हैं कि तुम्हारी समाधि योगी की तरह तुम्हारी समाधि स्थिर है, तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं। करोड़ों वर्षों से तुम समाधि में लगे हो। झंझा लौट सत हार हार, बहा चले द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण के पुकार, मुख से विरक्त दुख के समान। अभी कहने कि तो सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं, और उसकी दृढ़ता पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग की में कोई भी अनुराग नहीं, कोई भी चाह नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान है। अब इसमें काव्य का सौंदर्य वही चीज़ें आपको लिखना है। रस शांत है और भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है। देखिए मानवीकरण क्यों कहा जाता है कि हिमालय जो पर्वत है वो वास्तव में तो रोएगा नहीं, तो ये इसीलिए मानवीकरण कर दिया गया है कि उसके जो मानव के स्वरूप जो कोई भी निर्जीव वस्तु का कार्य होता है तब मानवीकरण अलंकार हो जाता है ना। गुण रस शांत हो गया। एक लाइन इसमें से लिख दीजिएगा, जैसे हिमालय की शरीर की कठोरता और दूसरी तरफ उसके हृदय की कोमलता को बताया गया। अब आता है मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी तन की साधकता छूले, मन ले करुणा की थाप नाप, उर में पावस द्रग में विहान। अब समझिए इसको, कह रहे कि कवित्री कह रही है हिमालय की महानता वर्णन करते हैं। हिमालय को अपने जीवन को हिमालय के समान ही ढालना चाहती है। महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती है। तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति में परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण समरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। इसमें भी काव्य का सौंदर्य आपका लगभग वही रहेगा। अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस शांत रस हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरा जो है आपका क्या है, वर्षा सुंदरी है ना। ये भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। वर्षा सुंदरी के प्रति रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा में रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है त्यादनाथ, भीगी अलकों के छोर से चूती बूंदे कर विविध उल्लास, रूप सी तेरा घन केश पास। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से वर्षा सुंदरी नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ पे और बढ़ा के लिखते हैं, छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, इसकी रचयिता है ना। प्रसंग में यहाँ कवित्री की सुंदरी के रूप में वर्णन किया। अगर यहाँ कवित्री ने सुंदरी के रूप में वर्षा का वर्णन किया है, वर्षा को एक सुंदरी के समान माना है, तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा, मानवीकरण है ना। मानवीकरण रूपक भी हो जाएगा और मानवीकरण भी हो जाएगा है ना। तो कवित्री वर्षा सुंदरी से को संबोधित करते हुए कहती है, हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले बालों वाला समूह कितना सुंदर है, रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, और कह रहे तुम्हारे कोमल कोमल काले काले सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तूने अपने बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदनी के समान श्वेत जल की धारा में धोकर आई है, क्योंकि तेरे संपूर्ण अंग जल की भीगे होने के कारण कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन स्यादनाथ। कह रहा तेरा सारा अंग जो है कांप रहा है, जल से भीगे होने के कारण तेरा सारा अंग कांप रहा है। तेरे कंपित शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तू अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि भीगी अलकों के छोर चूती बूंदों के विविध लात रूप सी तेरा घन के पास। कह रहे हैं कि क्योंकि तेरे भीगे बालों से जल की बूंदें
प्रसन्नता से नृत्य करते हुए नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों के समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वर्षा को स्नान करने वाली सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है। देखिए यहाँ पर जब प्रकृति का और वर्णन होता है तो रस क्या हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है ना। और जब किसी सुंदरी का वर्णन किया जाता है तब आप यहाँ पे सुंदरी, वर्षा सुंदरी का वर्णन हो रहा है। वर्षा को एक सुंदरी के समान माना गया है ना। रूपक अलंकार है, शब्द तक्ति लक्षणा लिख देंगे। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अजंग सा दकूल, चल अचल पर झरझर झरते, पथ पर जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरे उज्ज्वल चितवत विलास, रूप सी तेरा घन केश पास। कवित्री कहना चाहती है कि वर्षा रूपी नायिका के एक सुगंधित पारदर्शक और कुछ हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। काले रंग के बादल होते हैं, उनको बता रहे हैं कि वर्षा सुंदरी ऐसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। मार्ग में चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के लहराते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हैं। अब उस समय का वर्णन किया गया है कि बारिश हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में जुगनू भी दिखाई पड़ते हैं शाम को, तो वो चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उसके आंचल से सोने के फूल झर रहे हैं। बादल की बिजली ही वर्षा की उज्जवल चितवन है। जब वर्षा सुंदरी अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पे डालती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जलने लगते हैं। रूपवती वर्षा की बादल रूपी केस कितनी सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। रूपवती वर्षा और उसके केस कैसे हैं, ये केस क्या है, बादल हैं उसके केस। उच्छ्वित वक्ष पर आंचल है, बांक पात के अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भूल को बन बन जाती, मलय जे बयार के की रव के नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती के मुँह के प्यास, रूप सी तेरा घन केश पास। कवित्री कह रही है कि हे वर्षा सुंदरी, सांसें लेने के कारण उभरे और कंपित तेरे वक्ष स्तर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों के रूप में श्वेत कमलों का हार सा मालूम पड़ रहा है। जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक तेरे मुख से निकलने वाली मलय गिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ पर भाषा थोड़ा सा इसको ज़्यादा दिमाग उस तरह समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो इसमें हर एक चीज़ को रूप, इसको किसी का ना किसी का रूप दे दिया गया है। जैसे तेरी निश्वासें छू भू को, अब निश्वासें मतलब जब कोई श्वास लेता है, अब अपने को ही समझते चलिए तब जाके अच्छे से और समझ में आएगा। कह रहा है जब सांस ले रहा है, तेरी निश्वासें, कह रही जब पृथ्वी जी जी बुक से पढ़ा रहे हैं हम। पृथ्वी के स्पर्श से उठने पर एक प्रकार के महक तेरे मुख से निकली हुई मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत हो रही है। वर्षा के आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। वही ध्वनि वर्षा रूपी नायिका के पैरों में बंधे हुए घुंघरू के समान मालूम पड़ती है, जिसे सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम पिपासा जागृत होने लगती है। हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का जाल कितना सुंदर है। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विलास, झुक स्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदु भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पास। ये आखिरी है। अब इसमें क्या है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केश पास लहरा रहा है, तुम जग रूपी शिशु उदास उदास दिखाई दे रहा है। तुम्हारा जग रूपी जो पूरा जग है ये उदास उदास दिखाई दे रहा है। तुम इसे दुलरा दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर उसके मुख को नीचे ऊपर करके चूमती है, उसे दुलराती है, ऐसे ही तुम अपने जग रूपी शिशु को दुलार दो। बच्चे को प्यार करते समय माँ के अलकें उसके ऊपर गिर जाती हैं और बच्चे का शरीर उसके से ढक जाता है। ऐसा लगता है रूपसी वर्षा, तुम भी अपने स्निग्ध लटों से, यानी कि बादलों से, काले काले बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु को ढक देती हो। इससे अपना विशाल
रोमांचित गोद में इसे अपने विशाल रोमांचित गोद में भर लेती हो, नीचे की ओर झुके आसमान से जमीन की ओर आओ और मुस्कुराहट से भरे ठंडे संसार के मस्तक और पृथ्वी के ऊंचे पर्वत से चूम लो, जैसे माँ अपने बच्चे को कोमल मस्तक को चूम लेती है। ये इसका आपका अर्थ हो गया, इसको समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके समझ में आएगा, ये इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीरजा से लिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है ये। ठीक।